3 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 16 में टीनी स्फेरिकल बॉल नेट चार्ज क्यू इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर, हवा में बैलेंस्ड है। स्टिल एयर यानी हवा तो बह नहीं रही है, तो क्या लगाया हुआ अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। तो चार्ज अगर क्यू है तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्यू ई, और इक्वेशन एक हो जाएगी इसके बाद क्यू ई बराबर एम जी, और जो एम है उसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फिर आगे बोला हुआ है व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ द ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल विद टर्मिनल वेलोसिटी। अब सेकंड केस में क्या किया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी यानी जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना, विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा आर वी, जहाँ वी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हमसे क्यू की वैल्यू पूछी है। तो इस वाले केस में क्या हो गया इक्वेशन, ये हो गया 6 पाई नीटा आर वी बराबर एम जी, और इस दौरान जहां एम लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे वैल्यू पता लग जाएगी अपने को। 17 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आई कैप वाली डायरेक्शन में, ई बराबर ई नॉट आई कैप या एक्स कैप, और एक एरिया दिया हुआ है शेडेड एरिया, और किस तरह से दिया हुआ है उसे कोऑर्डिनेट देखें आप, तो कोऑर्डिनेट है 0 0 0, जैसे कमरे के एक साइड को 0 0 0 ले लो आप, और एक साइड 0,A,0 ले लो, और दूसरे एंड वाली साइड ये वाली हो जाएगी। तो ये कमरे में इस तरह से सरफेस हो जाएगा। ये तो नीचे फर्श वाला पार्ट है, ये छत वाला पार्ट है, तो फर्श के इस वाले कॉर्नर से छत वाले इस कॉर्नर को ज्वाइन किया जब अपन ने, तो ये वाला शेडेड एरिया बना रखा है इस तरह से। तो इसका ये साइड कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा √2 है, और क्योंकि ये ए और ये ए, तो ये कितना हो गया, √2 है, √2 है ए, और ये वाला कितना ए, तो शेडेड एरिया हो गया √2a इंटू ए, यानी √2a स्क्वायर, और एरिया की डायरेक्शन इस तरह से हो गई, इधर की तरफ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया जो है उसकी डायरेक्शन किस तरह से बन रही है, इससे 45 डिग्री पर, और एरिया की जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, √2a इंटू ए। तो हमें पूछा है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जब ई कांस्टेंट हो तो सीधा E इंटू एस इंटू कोस थीटा का यूज कर सकते हैं। तो E की वैल्यू कितनी है, ई नॉट, और मैग्नीट्यूड उसका ई नॉट, और एस एरिया कितना हो गया, √2 इंटू ए स्क्वायर, √2a इंटू ए, और कोस थीटा कोस 45, थीटा की वैल्यू डालने यहाँ 45, तो कोस 45 कितना हो गया, 1/√2। तो कितना हो गया फ्लक्स का वैल्यू, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। ये शेडेड पोर्शन से एरिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है अपन से, स्फेरिकल मेटल शेल ऑफ रेडियस ए, एक स्फेरिकल मेटल शेल ए है और दूसरा बी है, और दोनों की रेडियस अलग अलग है, और इसमें किसकी रेडियस क्या दे रखी है 18 वाले में, आर बी इज लेस देन आर ए। तो इसमें हमें क्या क्या पूछा हुआ है कि एक को चार्ज क्यू दे दिया अपन ने, और एक दूसरे से काफी दूर ये रखे हुए हैं, और हमने इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में पूछा है कि ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये जो ए और बी पॉइंट है वो कहाँ पर है, ए पॉइंट जो है वो ए के अंदर पूछा है, शेल के अंदर। तो शेल के अंदर आप जानते हैं होलो स्फीयर के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0। उसके अलावा जो है ये पूछा अपन से कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे कितना होगा। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कंडक्टर के एकदम नजदीक वाले पॉइंट पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो कैसे लिखते हैं अपन, सिग्मा इनवर्सली 1/r, यानी जिसका आर ज्यादा उसका सिग्मा कम, तो आर बी लेस देन आर ए, यानी क्या बोल सकते हैं अपन, सिग्मा बी ग्रेटर देन सिग्मा ए। तो जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसके सरफेस के नजदीक वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा। तो ई बी ग्रेटर देन ई ए, ये ई बी और ई ए में रिलेशन आया, और सिग्मा इनवर्सली 1/r से सिग्मा ए बाई सिग्मा बी आर बी बाई आर ए लिख सकते हैं, और Q प्रोपोर्शनल टू R से, Q प्रोपोर्शनल टू R से, क्योंकि आर ए बड़ा है आर बी से, तो इससे क्या पता लग जाएगा अपने को कि क्यू ए बड़ा आ जाएगा क्यू बी से। तो जो अपने थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी वाली थ्योरी, जिसमें दो होलो स्फीयर को अपन ने ऐसे ज्वाइन किया था काफी लंबे वायर से, तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो वहां हमने क्यू प्रोपोर्शनल टू आर देखा था और सिग्मा इनवर्सली 1/r देखा था, उसके आधार पर आंसर बता दिया। साथ में हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 से बता दिया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर इस मास एम पर, और अभी स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है, तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड वगैरह होगा, तो कितना होगा, जब नेचुरल लेंथ से हम इसको एक्स खिसकाएंगे तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा,
के एक्स, तो फोर्स हो गया के एक्स, तो टाइम पीरियड जो है वो कितना हो गया 2π√m/k, और टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अपन। और इसकी जो मीन पोजीशन है वो कहाँ पर आ रही है, मीन पोजीशन जो है वो नेचुरल लेंथ पर आ रही है, और ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी इसकी। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया इस वाले डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने से क्या हुआ कि पहले जो इसका एक्सेलरेशन 0 था, नेट फोर्स 0 था, वो नेचुरल लेंथ पर था, लेकिन अब की बार जो इसका नेट फोर्स 0 होगा वो अगर यहां से x नोट इधर की तरफ वाली पोजीशन है तो कहां पर होगा, जहां QE बराबर के एक्स नोट हो जाए। तो QE बराबर के एक्स नोट हो गया तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 0 इस जगह पर होगी, तो मीन पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो गई है। ये न्यू मीन पोजीशन है ये वाली, और ये ओल्ड मीन पोजीशन थी, ये ओल्ड मीन पोजीशन और ये न्यू मीन पोजीशन। तो ओल्ड पोजीशन से न्यू मीन पोजीशन की शिफ्ट कितना डिस्टेंस हो गई, एक्स नोट। उस एक्स नोट की वैल्यू बता सकते हैं अपन के एक्स नोट बराबर QE, तो एक्स नोट बराबर कितना हो गया QE/K। तो मीन पोजीशन इज शिफ्टेड। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं एसएचएम में, सबसे पहले मीन पोजीशन पे जानते हैं, ये है मीन पोजीशन। यहां से इसको x डिस्प्लेस करें तो x डिस्प्लेस करने पर क्या होगा, x डिस्प्लेस करने पर QE फोर्स उतना का उतना ही लगेगा, लेकिन जो ये kx वाला फोर्स है वो kx नोट प्लस x लग रहा होगा, तो F एक्स्ट्रा कितना आया या F नेट कितना आया, तो F नेट जो आया उसमें kx से kx नोट से QE तो कैंसिल ही हो गया, और एक्स्ट्रा क्या बचा रह गया kx। तो अभी भी फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, और जो x के साथ वाली टर्म आई है k वो वही आई है जो यहां पर आई थी, तो टाइम पीरियड जो है वो फिर से सेम आ जाएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर से सेम आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हुई, लेकिन मीन पोजीशन जो है वो इसकी शिफ्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पहले में बोला हुआ है if the electric field due to a point charge varies as r की पावर -2.5 instead of r की पावर -2, तो अभी भी गाउस लॉ वैलिड रहेगा क्या। तो पॉइंट चार्ज के लिए किस तरह से बनाया था अपन ने गाउस लॉ वाली टर्म के लिए, कि जिस पॉइंट पर आंसर निकालना उसको शामिल करते हुए हमने क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस यानी गाउजियन सरफेस बनाई थी, तो उसके लिए E.ds की जो वैल्यू है, E भी इधर तो ds भी इधर की तरफ ही, दोनों पीछे बढ़ाने पर सेंटर से पास होते हुए, तो E.ds cos 0 बराबर समेशन Q_0 इस तरह से लिखा था। और इसमें E हर पॉइंट पर सिमेट्री से सेम था, तो E बाहर आ गया था, और E बाहर आने पर क्या बन गया था यहां से E और इंटीग्रल ds बराबर Q/0, और जो इंटीग्रल ds है उसकी वैल्यू क्या बनी, इंटीग्रल ds की वैल्यू बनी 4πr², और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं तो 4πr², और E की वैल्यू क्या बनेगी, ये जो E है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी KQ/r², और यहां से ये टर्म बन गई थी Q/0। तब देखो यहां पर ये जो r² है इससे r² कैंसिल हो गया था, यानी ये r से इंडिपेंडेंट आया था। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर यहां इस वाली पोजीशन पर r की पावर 2 की जगह r की पावर 2.5 आए, यहां पर r² की जगह, तो भी जो है ये टर्म जो बन रही होगी वो समेशन Q/0 बन पा रही होगी क्या, तो तब नहीं बन रही होगी, क्योंकि यहां पर पॉइंट चार्ज है तो सिमेट्रिकल सरफेस तो गाउजियन सरफेस तो स्फीयर ही बनेगा, और स्फीयर बनेगा तो इसलिए जो इंटीग्रल ds है उसका नाम तो 4πr² ही आएगा। अब यहां नीचे तो अपॉन में r की पावर 2.5 आया, और यहाँ r² तो r की पावर 0.5 एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा। अब r की पावर 0.5 एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा अगर, तो फिर ये सिर्फ Q/0 वाली टर्म नहीं आके r पे डिपेंडेंट हो जाएगी, इस कारण से फिर गाउस लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ये ऑप्शन ए है। और फिर बी में बोला हुआ है द गाउस लॉ कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द डायपोल। डायपोल के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, तो डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट नहीं बन रही होगी, तो हम कोई ऐसा सरफेस नहीं बना पाएंगे जिसमें हर पोजीशन पर E और ds और cos थीटा के बीच का एंगल बता सके। जैसे मैं डायपोल के लिए लाइन ऑफ फोर्स देखें अगर अपन, तो किस तरह से बन रही होगी, ये -q ये +q, तो -q पर आकर तो लाइन एंड हो रही होगी और +q से लाइनें निकल रही होंगी, +q इधर बना देता हूँ, -q इधर बना देता हूँ, तो ये इसकी लाइन ऑफ फोर्स हो गई, +q से जाती हुई और -q पर आकर एंड होती हुई, ऐसे इस तरह से। और इस तरह से जो लाइन ऑफ फोर्स बन रही है, अब इसमें हम कोई सरफेस ऐसी नहीं बना पाएंगे जिसमें हर पोजीशन पर E और ds के बीच का एंगल पता लग सके, इसलिए गाउस के नियम से हम इसमें E की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और फिर सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज देन द साइन ऑफ द 2 चार्ज इज सेम। तो सी वाले ऑप्शन में बोला हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में किसी पॉइंट पर, तो
उनका जो चार्ज का साइन है वो सेम रहा होगा। अब चूंकि टोटल मिला करके इसमें दो ही चार्ज हैं, अब दो ही चार्ज हैं और बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने पर ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस में है कुछ Q1 तो इसको भी प्लस में ही होना पड़ेगा कुछ ना कुछ Q2। और फिर डी वाले में लिखा हुआ है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन की बात चल रही है डी वाले में। और कहां से कहां तक, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलाम चार्ज को कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो ए से बी तक शिफ्ट करा रहे हैं अपन, तो उसके लिए वर्क डन की वैल्यू पूछी है। तो कैसे ध्यान रखते हैं अपन, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन पूछा होता है ए टू बी तो उसे हम कैसे लिखते हैं, Q इंटू वी ए माइनस वी बी, यानी ए से बी तो यहाँ वी ए माइनस वी बी, और एक्सटर्नल का उसका उल्टा, तो ए से बी तो क्या बनेगा वी बी माइनस वी ए, और Q की जगह कितना 1 कूलाम। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल के लिए लाइन लिखी थी तो फिर इस बात पे भी ध्यान दिया था कि क्या और लिखना रहता था साथ में, स्लोली, यानी डेल्टा के 0। तो क्वेश्चन वालों ने तो लिखा है कि 1 कूलाम चार्ज के लिए एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन ए से बी के लिए आएगा वो वी बी माइनस वी ए के बराबर आएगा, लेकिन एक वर्ड नहीं लिखा उन्होंने, क्या, स्लोली। स्लोली शब्द नहीं लिखा, इस कारण से गलत हो गया। अगर क्वेश्चन में वो लिख देते स्लोली भी तो डी वाला ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन डी वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने इसमें ये वैल्यू तो लिखी है लेकिन ये नहीं लिखा है, यानी स्लोली नहीं बताया है, इस कारण से। ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो अगले क्वेश्चन में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया हुआ है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लेमडा है, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो है इसका ये वाला व्यू बना दिया है इसे, और ये सरफेस दे रखी है, ये वायर रखा था ऐसे इस तरह से। तो इधर से देखेंगे अगर अपन तो इस तरह से नजर आ रहा होगा, जैसे आप सामने से देखो तो डॉट नजर आएगा ऐसे, है ना, तो ये डॉट, और ये शीट सरफेस इस तरह की, और ये वाली साइड जो है इसकी वो ए है, और हमें इसमें से फ्लक्स पता लगाना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो ये जो सरफेस है इसकी, ये वाली सरफेस ए वाली, इसके बीचों बीच वाले पॉइंट से एक तरफ एलिमेंट ले लिया, एक्स पर जाकर डी एक्स विड्थ का स्ट्रिप ले लिया, है ना, ये स्क्वायर ही जैसे। तो ये था वायर, तो ये वायर के यहां से परपेंडिकुलर डाला और इधर से एक्स डिस्टेंस पे जाकर डी एक्स विड्थ का ऐसे एलिमेंट ले लिया, इस तरह से स्ट्रिप। अब देखो इस वायर कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से होगा ऐसे, और इसका जो एरिया है डीएस वो ऐसे होगा, ई ऐसे और डीएस ऐसे, तो ई और डीएस के बीच में कुछ न कुछ एंगल हो गया थीटा, तो ई और डीएस के बीच का एंगल थीटा है, तो फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं अपन, फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस थीटा। अच्छा, जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ना ये वाला, यहां से जैसे ये a/2 है और ये भी a/2 है, तो सिमेट्री से उधर इधर दोनों तरफ एक जैसा होगा, तो माइनस a/2 से a/2 इंटीग्रेट कर दो चाहो तो, या फिर ऐसा कर दो कि ट्वाइस कर दो 0 से a/2, जितना इधर 0 से a/2 होगा उतना ही उधर 0 से a/2 होगा, और e की वैल्यू डाल दें तो e बराबर कितना बन जाएगा, इस पोजीशन पर ये √3/2 जो डिस्टेंस दे रखी ना उसका d नाम दे दिया, तो ये d और ये x, तो कितना हो गया 2k लेमडा बाई आर, आर का मतलब कितना हो गया, आर का मतलब हो गया √3a/2 का होल स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2k लेमडा बाई आर यानी रूट में। और ds कितना बनेगा, ds बराबर हो जाएगा ये वाला स्ट्रिप का एरिया, वो कितना हो जाएगा, तो ये वाली साइड जो है वो है a और इंटू डी एक्स, तो हो गया a इंटू डी एक्स और इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा कितना बना इसमें, तो कोस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दो, तो कितना बना d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है 2, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से a/2, तो इसको इंटीग्रेट करने पर आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि जैसे क्या होता है कि इस तरह का सवाल करते हैं अपन, जिसमें क्या होता है कि एक चार्ज है और यहाँ एक स्क्वायर है ऐसे, और ये यहाँ से a/2 पर है और ये a और ये a है, तो हम क्या करते हैं क्यूब बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्यूब में से टोटल फ्लक्स जो है वो q/ε0, तो क्यूब का एक सरफेस है तो q/6ε0 बन जाता है। ऐसे ये वायर है, जैसे यहाँ पर ये वायर, और एक सिलेंडर बना दिया अपन ने, और इस सिलेंडर का एक्सिस हो गया ये वायर, और जो डिस्टेंसेस दे रखी हैं ये वाली साइड यानी a और ये वाली साइड यानी √3a/2, तो ये वाला एंगल थीटा निकाले तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर a/2 अपॉन √3a/2 यानी 1/√3, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला जो साइड बना, ये जो शीट बनी थी ये वाली शीट, वो शीट जो बन रही है उस पे कितना एंगल बन रहा है इसका 60, और ऐसी फिर कितनी शीटें और बना सकते हैं अपन 6, 360/60, इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा, जैसे इस वायर, ये जो वायर बन रहा है उसमें इसका कितना लेंथ बन रहा है लेमडा एल, और फ्लक्स कितना हो गया फिर लेमडा एल अपॉन ε0, वो हुआ टोटल फ्लक्स।
अब इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स इतना है, उसमें से इस सरफेस से कितना आएगा, इस वाली सरफेस से, तो 360/60 यानी 1/6 पोर्शन आ जाएगा इससे, तो हो जाएगा लैम्डा एल बाय 6 एप्सिलॉन 0। तो दो तरीके से हमने सवाल किया। क्या क्या तरीका है? पहला, ये वायर जो वायर था इसका अपन ने इधर से व्यू देखा, व्यू देखने पर ये ऐसे डॉट नजर आया, ये शीट दे रखी है, यहां से ये परपेंडिकुलर डाला और फिर यहां से एक्स पर जाकर डी एक्स विथ की स्ट्रिप ले ली और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से हैं, डीएस ऐसे हैं, तो ई डी एस को सीधा से इंटीग्रेट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हमने कहा कि ऐसा करें जैसे यहाँ क्यूब बनाते थे वैसे एक सरफेस बनाए, क्लोज सरफेस इस तरह से, ताकि जो है क्लोज सरफेस बनाने के बाद इस पोर्शन में से फ्लक्स निकालने के लिए सिमेट्री का यूज करके इसका कितना हिस्सा बनेगा वो निकाल सकें। तो उसके लिए अपन ने ये वाला सरफेस का एंगल कितना बन रहा था 60, तो इस सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है ये एक्सिस हो गया और वायर का जितना पोर्शन इसमें आ रहा था वो है लैम्डा एल, तो टोटल फ्लक्स सिलेंडर से लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन 0 और 60 डिग्री का एंगल था तो इसके हिस्से में जो बनेगा वो 1/6 यानी लैम्डा एल बाय 6 एप्सिलॉन 0। इस तरह से हमने फ्लक्स की वैल्यू बताई। 31 क्वेश्चन में पॉइंट चार्ज क्यू है और एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ये है और एक सरफेस ये है ना, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए में दिया हुआ है टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व एंड फ्लैट सरफेस, कर्व एंड फ्लैट सरफेस कितना होगा, तो वो तो 0 होगा क्योंकि ये चार्ज जस्ट आउटसाइड है, तो जस्ट आउटसाइड है इसलिए टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इससे दोनों मिलाकर है ना वो कितनी हो जाएगी 0। अब उसके आगे हमसे पूछा हुआ है इसी में कि डी वाले में जैसे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट से इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो हमने ये वाला निकाला हुआ एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो, कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इस रिंग में से जाने वाला फ्लक्स का आंसर हमने याद किया हुआ था Q/2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कोस थीटा, जहां थीटा ये वाला एंगल था, तो ये वाला एंगल था। तो हमें इस बार जो है डिस्टेंसेस पता है, जैसे यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली ये है r, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस बनी r और ये रेडियस भी है r, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो जो फ्लक्स है इस रिंग में से वो कितना बना, फ्लक्स थ्रू दिस रिंग इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2, ये इसमें से फ्लक्स बना। अब ये रिंग में से फ्लक्स बना है नहीं इसमें से बना। अब अगर हमें इस वाले सरफेस से निकालना है तो जो कि टोटल 0 है, इस कारण से जो कर्व्ड सरफेस है उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो इतना ही लेकिन माइनस साइन के साथ क्योंकि टोटल 0 है, तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स आ गया Q/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कोस थीटा नॉट दैट इज 1/√2। इसके बाद इसी में हमसे पूछा ऑप्शन में कि सी वाला ऑप्शन देखते हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। ये वाला पार्ट डैश डैश वाला जो पार्ट है ना, ये डैश डैश वाला पार्ट ये एक ही पोटेंशियल पर है क्या, तो देखो ये वाला जो पार्ट है वो इस चार्ज क्यू से सेम डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, हर पॉइंट उसका यहां से डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस r, तो √2r, तो इसका हर पॉइंट जो है हर पॉइंट चार्ज क्यू से सेम डिस्टेंस पर है, इस कारण से इसका हर पॉइंट जो है वो इक्वी पोटेंशियल है। किसका, ये जो रिंग वाला पार्ट है उसका हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है कि यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या, तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रहा होगा, यहाँ अलग आ रहा होगा, यहाँ अलग आ रहा होगा, या किसी जनरल डिस्टेंस x पर लिखकर देख लो KQ/r² से अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ रहा होगा। इसी सवाल को एक और जगह पर यूज कर सकते हैं अपन, जैसे अपन ने एक क्यूब वाला सवाल किया था, तो क्यूब वाले सवाल में क्या था कि एक पॉइंट स्फेरिकल चार्ज लिया था अपन ने और उस पॉइंट स्फेरिकल चार्ज को हमने क्यूब के कॉर्नर पे रखा था ऐसे, और इस तरह से रखा था कि उस चार्ज का जो सेंटर है वो क्यूब के कॉर्नर था, तो हमें इसमें से फ्लक्स पता लगाना था। तो हमने सबसे पहले तो क्या बोला था, हमने कहा था कि चार्ज क्यू का कितना पोर्शन अंदर होगा Q/8। अब Q/8 अंदर होगा तो टोटल फ्लक्स था Q/8 एप्सिलॉन 0, और 3 सरफेस से तो हमने 0 कहा था और बची 3 सरफेस से कितना कहा था, रिमेनिंग 3 से, तो रिमेनिंग 3 से वो हमने कहा था Q/8 एप्सिलॉन 0/3 यानी Q/24 एप्सिलॉन 0। अब ऐसे के ऐसे जैसे यहां वाले सवाल में किया अपन ने, इस चार्ज क्यू को जस्ट आउटसाइड ले गए, ऐसे यहां भी उसको जस्ट आउटसाइड ले जाओ, जस्ट बाहर, थोड़ा सा बाहर ले गए, तो बताओ क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना आएगा आपकी बार, क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना आएगा, तो वो आएगा क्यूब में से फ्लक्स टोटल वो आएगा Q/0, बाहर है ना चार्ज, तो क्यूब में से टोटल फ्लक्स 0 हो गया जब जस्ट बाहर लिया।
अब देखो 10 बार लिया तो वो जो 3 रिमेनिंग सरफेस है उनकी डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, इसलिए जो 3 रिमेनिंग सरफेस हैं उनमें से फ्लक्स जो है वो कितना बना रहेगा, Q बाय 24 एप्सिलॉन 0, एक से तीनों का मिलाकर Q बाय 8 एप्सिलॉन 0 और Q बाय 8 एप्सिलॉन 0 और Q बाय 8 एप्सिलॉन 0 है ना, तीनों का मिला करके इस वाले चार्ज कारण उन 3 से, तो बची हुई 3 से कितना होगा, तो टोटल मिलाकर 0 है तो बची हुई 3 से इसका माइनस टाइम्स हो जाएगा। और ऐसे ही इस चार्ज को जस्ट अंदर ले जाएंगे अगर अपन, जस्ट अंदर, यहां पर जस्ट अंदर, तो बताओ फिर नए वाले केस में, जस्ट इनसाइड वाले केस में फ्लक्स जो है वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा Q बाय एप्सिलॉन 0। अब की बार क्या वैल्यू बनेगा, सामने वाली जो 3 सरफेस हैं उनसे हर एक से Q बाय 24 एप्सिलॉन 0, तो 3 का टोटल, ईच से है इतना तो टोटल 3, टोटल ऑफ 3 कितना बनेगा, वो बनेगा टोटल ऑफ 3 बराबर Q बाई 8 एप्सिलॉन 0। तो जो बची हुई 3 है, जो जस्ट यहाँ चार्ज के पास वाली 3 सरफेस है, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, तो वो कितना बनेगा उसमें से, वो बनेगा Q बाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई 8 एप्सिलॉन 0। तो क्यूब में से जो फ्लक्स बना, क्यूब में से फ्लक्स जो बना वो कितना, रिमेनिंग 3 में से, रिमेनिंग 3 उससे कितना बना 7Q बाई 8 एप्सिलॉन 0। तो इसी तरह से ये सवाल हमने जो इसमें किया था उसी तरह से एक और सवाल क्या किया, हमने कहा कॉर्नर पे था तब Q बाई 8 एप्सिलॉन 0 टोटल मिलाकर फ्लक्स, उनमें से 3 सरफेस इस तरह की बन रही थी इसलिए उसमें से फ्लक्स 0, और बची हुई 3 में से Q बाई 8 एप्सिलॉन 0 बाई 3, यानी हर एक में से Q बाई 24 एप्सिलॉन 0, 3 में से ना। अब उन तीनों का टोटल कितना बनेगा, Q बाई 24 एप्सिलॉन 0 इंटू 3 यानी Q बाई 8 एप्सिलॉन 0। अब फिर हमने चेंज क्या किया, कॉर्नर की जगह जस्ट आउटसाइड लिया, तो जस्ट आउटसाइड लेने पर क्या होगा, जस्ट आउटसाइड लेने पर टोटल फ्लक्स जो क्यूब में से बना, टोटल वो कितना बना, टोटल फ्लक्स बना 0। तो जस्ट आउटसाइड लेने पर टोटल 0 बना, और सामने वाली 3 का टोटल इतना था Q बाई 8 एप्सिलॉन 0, तो बची हुई 3 का जो इधर पास वाली 3 है उनका कितना हो जाएगा, माइनस Q बाई 8 एप्सिलॉन 0। अब जस्ट इनसाइड ले लो, तो जस्ट इनसाइड लेने पर टोटल इस बार Q बाई एप्सिलॉन 0 आएगा, पर सामने वाली जो 3 है वो जो सामने वाली अपोजिट वाली, इसके अपोजिट वाली 3, उसका तो वैल्यू इतना का इतना ही रहेगा, तो बची हुई इसके बिल्कुल पास वाली 3 है उसका कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई 8 एप्सिलॉन 0 दैट इज 7Q बाई 8 एप्सिलॉन 0। फिर उसके बाद ये 3 का टोटल है रिमेनिंग 3, ये 3 का टोटल है रिमेनिंग 3 का तो ये है और 3 का वो है, तो रिमेनिंग 3 का टोटल ये है, तो हर एक का फिर वापिस से निकाल सकते हैं अपॉन 3 करके। तो इस तरह से भी क्यूब वाला सवाल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 32 क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो हम जानते हैं कि जो वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाय r इंटू आर के, वो वायर के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो जेड के तो परपेंडिकुलर ही आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इस शेल के अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस के वो जेड के परपेंडिकुलर होगा क्या, तो हाँ, क्योंकि वायर के परपेंडिकुलर होता है, फॉर्मूले में आता है ना, 2k लैम्डा बाय r इंटू आर के। तो जो आर वाली डायरेक्शन हम बनाते हैं वो वायर के परपेंडिकुलर बना रहे होते हैं। और फिर इसे फ्लक्स के लिए पूछा है, तो अब इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन आया है ये कितना आया है, ये वाला, तो टोटल एंगल 120 दिया हुआ है तो 60 हो गया, ये आर है तो सामने वाली साइड √3r/2 ये और √3r/2 ये, तो टोटल यहां से यहां तक कितनी बन गई √3r। तो समेशन क्यू इनकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, लैम्डा इंटू √3r। तो फ्लक्स कितना बन गया, समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसमें से आने वाला फ्लक्स पता लग गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E0 sin ओमेगा t में एक चार्ज को हम रिलीज कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो इस दौरान जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। मैक्सिमम स्पीड वाली टर्म क्यों आ रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई के वाली डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाली डायरेक्शन में है ऐसे, तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जाएगा, फिर घटेगा तो एक्सेलरेशन घटता जाएगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े टाइम बाद अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेगा, और जब डायरेक्शन इधर कर लेगा तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। कब होगा डायरेक्शन, कब चेंज करेगा वो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि साइन थीटा कब नेगेटिव जाएगा, जब साइन ओमेगा टी 0 बनेगा। अब साइन ओमेगा टी कब 0 बनेगा, तो साइन ओमेगा टी जब 0 बनेगा तो ओमेगा टी एक तो 0 पर बनेगा ही बनेगा, यानी टी बराबर 0 पर, और दूसरा कब बनेगा, दूसरा बनेगा पाई पर, और फिर आगे 2 पाई पर रिपीटेशन वापिस से चालू हो जाएगा, तो रिपीटेशन चालू हो जाएगा तो वही वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी फिर तो इसका मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो समझ रहे होंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा ये वाला वो इस तरह से, तो एक्सेलरेशन पहले तो बढ़ता गया, एक्सेलरेशन का ग्राफ भी ऐसे बन जाएगा। अगर फोर्स अपॉन मास करें अगर अपन, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी ऐसा कैसे बन जाएगा। तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन जब तक पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब तक सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहां भी बढ़ेगी, यहां बढ़ेगी, यहां बढ़ेगी, और इस जगह आकर के एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ हो जाएगी, तो वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। तो इस वाली पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही होगी, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो एक्सेलरेशन को लिख दिया अपन ने dv/dt, और यहां से लिख दिया कितना, ये हो गया q/m और इंटू ई, और ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, E0 sin ओमेगा t। तो यहां से अब अपन जो है वैल्यू निकालना चाहते हैं वेलोसिटी की, तो कितना बन गया, dv बराबर qE0/m और इंटू साइन ओमेगा t और इंटू dt। लिमिट लगा दो, तो लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, t बराबर जीरो पर, हमने इसको रेस से शुरू किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और t बराबर π/ओमेगा है ना, ओमेगा t पाई है, तो t बराबर कितना, π/ओमेगा। तो π/ओमेगा जब t होगा उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो v मैक्स हो गया वो, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर, कोई भी फंक्शन जब मैक्सिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर दो, तो v मैक्सिमम होगा तो dv/dt जीरो होगा, dv/dt यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का वैल्यू देख लिया अपन ने, यहां से एक्सेलरेशन है q/m इंटू E0 sin ओमेगा t। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब साइन ओमेगा t जीरो होना, एक तरीका तो ये था। और दूसरा तरीका हमने ऐसे पता लगाया यहां से कि एक्सेलरेशन जब तक पॉजिटिव यानी आगे की तरफ है तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही एक्सेलरेशन अपोजिट हुआ वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी, यानी इस वाली पोजीशन पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। इस तरह से हमने v मैक्स की वैल्यू पता लगाई। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन दिया हुआ है, देखो आप इसको रो बराबर, ये जो q/πr4 है ना, q/πr4 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऐसा करूं मैं इसको रो नोट बोल देता हूं, और ये जो स्मॉल r है इसको x बोल देता हूं। तो आप समझ गए होंगे अपन ने सोल्ड एग्जाम्पल किया था रो बराबर रो नोट x वाला, उसकी मदद से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर उसका वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2k λ/r, और बस अब अपने को इसमें क्या है, लेमडा की वैल्यू और लिखनी है। तो लेमडा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू चार्ज कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, πr में, तो ये बन जाएगा q/πr। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो फिर से रो का फंक्शन दिया हुआ है इसी तरीके से, और अपन क्या करते हैं, रो का फंक्शन लिखें तो जैसे इसमें स्मॉल आर के टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अपने को एलिमेंट क्या है, एक्स पे जाके dx विड्थ का लेने की आदत है, तो ऐसा करते हैं जहां स्मॉल आर है उसका नाम x डाल देते हैं। तो रो बराबर रो नोट और 5/4 माइनस एक्स बाई कैपिटल R, ये है रो का फंक्शन। और ये तो है r बराबर r तक है ना, यानी r जीरो से लेकर के और r तक, ये वहां तक के लिए है। और r ग्रेटर देन r के लिए जो है इसकी वैल्यू कितनी है, रो की जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का पूछा है, इनसाइड का। अब इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो कैसे लिखते हैं अपन इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमें r डिस्टेंस पर निकालना है आंसर, तो r डिस्टेंस पर आंसर निकालना है, जैसे ये है स्फीयर और इस स्फीयर में हमें यहां से r डिस्टेंस का आंसर निकालना है, इस वाली पोजीशन का। तो अगर हमें r पे आंसर निकालना है तो दो तरह के एलिमेंट ले लें अपन, एक वो एलिमेंट जिनके लिए p पॉइंट बाहर है और एक वो एलिमेंट जिनके लिए p पॉइंट अंदर है। तो वो एलिमेंट जिनकी रेडियस जीरो से लेकर स्मॉल r तक है, और वो एलिमेंट जिनकी रेडियस स्मॉल r से कैपिटल R तक है। अब जिनकी रेडियस स्मॉल r से कैपिटल R तक है, ये वाले एलिमेंट बताओ उनके लिए p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये वाला d बचा रह गया, तो ये वाला d बचा रह गया। तो इस एलिमेंट के लिए इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना है तो इसे उठा के सेंटर पे डाल दो, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k dq/r²। और अब इसमें वैल्यू डाल दो, k और dq को क्या लिख सकते हैं अपन, रो इंटू 4πx² इंटू dx और अपॉन r²। तो इसमें से k/r² बाहर आ जाएगा, और रो की जगह क्या लिखते हैं, रो की जगह रो नोट, यहां पर इस जगह पर रो नोट इंटू 5/4 माइनस एक्स बाई आर, और लिमिट लगा दो जीरो से लेकर के स्मॉल r तक, x की लिमिट जीरो से लेकर स्मॉल r तक, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। यह है 10। और 11 वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, 11 वाले क्वेश्चन में भी अपन ने एग्जाम्पल किया था, दो स्ट्रिंग से चार्ज मास को लटकाया था, तो अपन ने निकाला था एप्सिलॉन r रो नोट अपॉन रो नोट माइनस रो एल, तो उससे आंसर 2 ही आया था, वही वाला डिजिट है सेम 11 वाला।
आप 12 वाले क्वेश्चन में देखते हैं। 12 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फाई जिसका नाम दिया है ना वो पोटेंशियल दिया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल शेल इज ए आर स्क्वायर प्लस बी, जहां पर ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। तो चार्ज डेंसिटी पूछी हमसे अंदर की। अब देखो पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अपन, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, यानी कितना हो गया -2 AR। अब आप देखो ये आर की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इसका मतलब हमें वैसे तो ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो से समेशन क्यू इन निकाल देते, लेकिन यहां हमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि तो हमारे को जो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो वाला फॉर्मूला पता है ना, उसमें आर की पावर 1 आती, तो यहाँ भी आर की पावर 1 आती आ रही है। इसका मतलब तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस हुआ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस हुआ तो बगैर इंटीग्रेशन के भी काम चला सकते हैं अपन कि इनसाइड वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये इक्वल टू 2 AR। तो यहां से अपने को आर तो ठीक है, यहां से तो रो की वैल्यू पता लग गई कितनी 6A इंटू एप्सिलॉन जीरो। इस तरह से हम रो की वैल्यू बता सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और हमें पता लगाना है स्टेटमेंट 1 में कि चार्ज को कहां से कहां पे ले जा रहे हैं, सेंटर टू द सरफेस। तो पोटेंशियल जी कितने से चेंज होगी, तो पोटेंशियल जी बराबर लिख सकते हैं अपन क्यू इंटू डेल्टा वी, और सरफेस और सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है VC माइनस VS लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सेंटर का पोटेंशियल 3/2 KQ बाय आर और सरफेस का कितना KQ बाय आर। तो इसमें से कितना बच गया अपने पास, ये बच गया 1/2 KQ बाय आर, और क्यू को क्या लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू क्यू, ये वैल्यू बनी इसकी। हालांकि ये निकाल के देखने की जगह हम डायरेक्टली बता सकते थे कि इसमें जो लिखा हुआ है आंसर में उन्होंने स्टेटमेंट 1 में वो क्या लिखा हुआ है क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है ना तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो आता है, पोटेंशियल आएगा तो आर का इंटीग्रेशन होकर क्या आएगा, तो वैसे ही ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, तो ये वैल्यू निकाल करके देखने की जरूरत आपको नहीं थी। और यह है स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर डिस्टेंस पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो होता ही है। और इसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को कि दो चार्ज हैं और -A और +A पर, और ये -A पर ले लिया चार्ज Q और +A पर चार्ज ले लो एक और Q, और फिर एक तीसरा चार्ज है Q/2, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा ये हमें पता लगाना है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए नेट फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी पता लगानी, तो इधर से फोर्स लगा Fa से, इधर से फोर्स लगा Fa से, और ये एंगल अगर थीटा है तो इनके थीटा से F cos थीटा वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और F sin थीटा वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 2F sin थीटा। तो F नेट की वैल्यू आ गई 2F का मतलब जो भी चार्ज हमने रखा है जैसे Q/2 और इंटू E, और E की जो वैल्यू है वो कितनी है E बराबर यहां से डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, ये है A और ये है Y, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो KQ अपॉन आर स्क्वायर में ये कितना बन जाएगा, आर की वैल्यू क्या बन जाएगी A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में ये बना F नेट बराबर 2QE F और इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा y अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। लेकिन क्वेश्चन में देखो ऐसा दिया हुआ है कि y इज लेस देन a, ऐसा होने से क्या होगा नीचे वाली जो टर्म है ये A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 ये A क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी और एक्स्ट्रा में ये y बचा रह जाएगा। तो नेट फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, y के प्रोपोर्शनल। ये है 16। इसके बाद 17 क्वेश्चन में हमें रोड के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो रोड के कारण पोटेंशियल निकालें अगर अपन तो किसी तरह से निकाल सकते हैं, चार्ज क्यों दिया हुआ है और एक रोड दिया हुआ है L लेंथ पर, तो L लेंथ पर रोड है और L ही उसकी लेंथ है, तो अपन इसमें एलिमेंट ले सकते हैं। तो एलिमेंट लेकर के सोल्व करें तो ये है चार्ज Q और ये है रोड, और ये भी लेंथ L और ये वाली लेंथ भी L। तो यहां से अपन क्या करें x पर जाकर dx विड्थ का एलिमेंट ले लें इसमें 17 वाले क्वेश्चन में, और x पे आके dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया और इसी कारण d भी लिख दो, तो dv बराबर कितना हो जाएगा k dq अपॉन x, और टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो। और इस dq की जगह क्या डाल सकते हैं अपन, dq की जगह डालें अगर तो q चार्ज है L लेंथ में तो यूनिट लेंथ में q/L और इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी L से लेकर के 2L तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, 18 में क्या दिया हुआ है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 30x² i कैप, और 30x² i कैप दिया हुआ है तो इससे पोटेंशियल निकालना है अगर अपने को, तो E बराबर -dv/dr यानी dv/dx इक्वल टू 30x², और यहां से dv बराबर कितना हो जाएगा, dv का मैग्नीट्यूड निकाल लें, साइन तो वैसे डिसाइड कर लेंगे, तो 30x² इंटू dx, और इंटीग्रेशन करें तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आ गया 30 और x³ बाई 3,
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी इसकी, 0 से लेकर 2 तक। तो ये कितना हो गया, 10 ये और 8 ये, यानी 80 वोल्ट। ये तो मैग्नीट्यूड आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, आई केप डायरेक्शन में। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो 0 से 2 पे जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो 2 का जो पोटेंशियल है वो 80 कम होकर के आएगा। अब चूंकि यहाँ का 0 लेने को कहा है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -80 वोल्ट। तो पोटेंशियल 8x बराबर 2 आ गया कितना, -80 वोल्ट। इसमें चारों ऑप्शन में जूल दिया हुआ है, वहीं पर जूल लिखा हुआ था, तो आप अपने आप समझ जाना है वही एग्जाम में कि वहां जूल नहीं वोल्ट होना है। यह है क्वेश्चन नंबर 18। और 19 वाला क्वेश्चन देखें। 19 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को कि प्लस माइनस चार्ज दिया हुआ है 19 वाले क्वेश्चन में, और हमें पूछा है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को जो है ये फॉलो कर रहा होगा ऐसे इस तरह से। अब कुछ पोर्शन में प्लस चार्ज है और कुछ पोर्शन में माइनस चार्ज है, तो प्लस से लाइन ऑफ फोर्स जा रही होंगी और माइनस पर आकर के एंड हो रही होंगी, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स तो स्मूथ बन रही होंगी, ऐसे शार्प चेंज तो आ नहीं सकता है। तो देखो फर्स्ट सेकंड में तो वैसे रिजेक्ट हो गया, सेकंड में तो अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज होता तब स्ट्रेट लाइन बन रही होती, लेकिन आसपास तो खूब सारे चार्ज हैं, तो कर्व शेप में बननी है लाइन, कर्व शेप में बननी, इसलिए सेकंड वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया। और थर्ड वाले केस में क्या है कि प्लस वाली सारी अलग से जा रही है और माइनस वाली अलग से आ रही है, जबकि प्लस और माइनस जब यहीं पर है तो यहीं से लाइनें यहीं पर आकर खत्म हो जाएंगी थर्ड वाले में। अब फोर्थ वाले में और सेकंड इस फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है, तो फोर्थ और फर्स्ट में डिफरेंस है कि फोर्थ में शार्प चेंज ला रखा है, एकदम यहाँ पे वैल्यू जो है वो एकदम से बदल गई, तो शार्प चेंज होगा नहीं, वो तो लाइन ऑफ फोर्स प्लस से जा रही है और माइनस बैक एंड हो रही है, तो यूनिफॉर्मली ही जा रही होंगी। इस कारण से अपन ने जो है यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में बनाया, शार्प चेंज वाला नहीं लिया, इसलिए जो है अपन ने ग्राफ इसका फर्स्ट वाला बनाया। ये है 19। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है एंड नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर माना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके सरफेस का पोटेंशियल KQ/R दिया हुआ है, उसका नाम V0 दिया हुआ है, और बाकी कुछ और पोजीशन के पोटेंशियल V0 के टर्म्स में दे रखे हैं, उनका नाम R1, R2, R3, R4 दिया हुआ है, और डिस्टेंस जो है वो सेंटर से मेजर की हुई है। तो सबसे पहले देखो जो अलग अलग पोटेंशियल दिए हुए हैं उसमें जो पोटेंशियल का वैल्यू है अपन जानते हैं, ग्राफ देखा जैसे अपन ने सॉलिड स्फीयर के लिए, तो इस तरह का ग्राफ था कुछ। तो ये ग्राफ हमें सजेस्ट करता है कि जो सरफेस पर पोटेंशियल है V0 R बराबर R पर, उसके बाद उसके अंदर पोटेंशियल V0 से बड़ा होगा और बाहर पोटेंशियल V0 से छोटा होगा। तो इसमें से जो वैल्यू है वो दो जगह V0 से बड़ी है और दो जगह V0 से छोटी है। तो जहां वैल्यू दे रखी है अपने को 3V0/2, वो पोटेंशियल कहाँ का है, सेंटर का, तो सेंटर का पोटेंशियल है, इसका मतलब R1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। फिर उसके बाद अगला पोटेंशियल दिया हुआ है 5V0/4, V0 से बड़ा है यानी इनसाइड का है, तो इनसाइड का तो यहाँ पे डाल दे वैल्यू, तो KQ/2R³ और 3R² - R²। तो इसमें से KQ/2R³ में से KQ/R को तो अलग लिख दो, KQ/R जो सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा, और उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या बचा रह गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा बचा रह गया 2R², और यहाँ कितना 3R² - R²। अब इसका नाम तो डाल दे अपन क्या, V0, तो इसको तो लिख दिया अपन ने V0, और ये है 3R² और -R², यानी वो वाली पोजीशन जहां का आंसर है, यानी R2², और अपॉन ये वाली वैल्यू यानी 2R²। तो इससे अपने को क्या है, R2 पता लग जाएगा यहाँ से, तो R2 पता लगा लिया अपन ने। और ऐसे कैसे ही R3 वाली जो पोजीशन है वो क्या है 3V0/4, ये V0 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, KQ/r, है ना, KQ/r, और स्मॉल r की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं अपन, R3। और ऐसे कैसे इस V0 को KQ/R डाल देंगे, इससे अपने को R3 पता लग जाएगा, ये वाला R3, और आखिरी वैल्यू जो है वो दे रखी है अपने को कितनी, V0/4, और इसको किसके बराबर लिख देंगे, अगेन वही KQ/r यानी KQ/R4, तो इससे अपने को R4 पता लग जाएगा। तो इस तरह से अपन ने R1, R2, R3, R4 पता लगा लिया, तो इससे अपन R2 - R1 या R1 R4 में क्या रिलेशन होगा ये बता सकते हैं। 21 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रीजन है A से लेकर और B तक का, और यहाँ A से लेकर B तक चार्ज डेंसिटी A/R के साथ वेरी कर रही है। अब क्या है कि एलिमेंट भी अपन R पे जाके dr विड्थ का लें अगर, और आंसर भी R पे निकालना हो, तो दोनों R में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपन जनरली क्या करते हैं, जो अलग अलग R पर रो की वैल्यू अलग अलग है उसको तो हम X लिख देते हैं, ताकि X पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट ले रहे हैं होंगे अपन, और ये तो है एलिमेंट वाली पोजीशन और ये है वो R वाली पोजीशन जहां पर हमें आंसर निकालना है, तो दोनों में मिक्सअप ना हो ताकि। तो अब अपने क्या करना है, क्वेश्चन में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R से इंडिपेंडेंट रहे
यानी इस ए से बी तक की हर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोला हुआ है अपन से कि द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन स्फीयर विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट रहे तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या हो। तो ऐसा करते हैं, किसी जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो यहां से अपन आर डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस किसी कारण आएगा, एक तो सेंटर पर रखे पॉइंट चार्ज कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक यहां से यहां तक के चार्ज कारण, क्योंकि यहां जो स्फेरिकल शेल बनेगा उसके लिए ये पी पॉइंट अंदर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0, और यहां जो शेल बनेगा उसके लिए पी पॉइंट कहां है, बाहर, तो ये उठ के कहां चला जाएगा, सेंटर पे। तो समेशन क्वीन में ये वाला चार्ज आ जाएगा, ये वाला। तो इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो अपन ने क्या किया, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाकर dx विड्थ का एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के लिए p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जा रहे हैं तो इसे उठा के सेंटर पर रख दिया, तो k और समेशन क्यू इन यानी यहां से यहां तक का चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस जनरल पोजीशन r पर। दोनों जगह आर आया क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो डिस्टेंस आ रही और एलिमेंट के लिए पॉइंट बार होने के कारण होलो स्फीयर उठ करके सेंटर पे आ गया, इसलिए यहां भी आर स्क्वायर। अब समेशन क्यू इनकी वैल्यू लिख दें, तो इसमें से के अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर आ गया और ये हो गया क्यू प्लस, और समेशन क्यू इनको कैसे लिखेंगे अपन, चार्ज रो इनटू एलिमेंट जो लिया अपन ने होलो स्फेरिकल शेल 4 पाई एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। अब रो का फंक्शन लिख दो, रो का फंक्शन क्या दिया हुआ है अपने को, ए अपॉन एक्स, और x की लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, सबसे पहला स्फेरिकल शेल a से शुरू हुआ और कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा, यहां r तक वाली पोजीशन का, यानी a से लेकर r तक। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें अगर अपन, तो इसमें से k अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है और ये q प्लस यहां से 4 पाई बाहर आ गया, और एक ये x कैंसिल होने के बाद x dx जो बचा वो है एक्स स्क्वायर बाई 2, अब वो 2 बाहर आ गया और एक्स्ट्रा में क्या बचा रहेगा एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम उसे आर से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो उसमें से ये है के अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें जो आर स्क्वायर आ रहा है वो तो पहले से ही आर से इंडिपेंडेंट हो गया। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या बचा, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बचा है वो ये है, यहां से क्यू और यहां से कितना बचा, ये बचा है ये कैपिटल ए साथ में यहां पर ही, तो ये बचा है कितना 2 पाई ए और ए स्क्वायर, 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर, और साथ में साइन किसका, माइनस का। अब ये तो आर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, अब ये वाला पार्ट जो है इसमें तो आर स्क्वायर नीचे आएगा, लेकिन अगर ये आर से इंडिपेंडेंट जाते हो तो ये टर्म जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो यानी यहां से क्यू किसके बराबर हो जाए, 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर। तो इससे हमें ए की वैल्यू पता लग गई, ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, तो अब नीचे आर स्क्वायर हो तो भी जो है ये आर से इंडिपेंडेंट बन गया। 22 क्वेश्चन में क्या है कि एक डायपोल है, फिक्स डायपोल, उसका डायपोल मोमेंट पी है और वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो मान लो उसके दो कंपोनेंट हैं, पी एक्स आई केप में और पी वाई जे केप में, इन दोनों का मिला करके नेट डायपोल मोमेंट पी बन रहा है जो थीटा एंगल बना रहा है। तो पी को हमने ऐसे लिख दिया, पी एक्स आई केप पी वाई जे केप। फिर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया एक बार ई आई केप, तो जो उसने टोग एक्सपीरियंस किया वो है टो के केप, और √3 ई जे केप लगाया तब तो जो टोग एक्सपीरियंस किया वो है माइनस T1 वेक्टर। इसका मतलब दोनों केस का अलग अलग टोक देखें तो दोनों का टोक नेट जो है वो 0 हो गया। अब टोक नेट 0 हो गया तो ऐसा करते हैं कि डायपोल का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार ई आई केप लगाए एक बार √3 जे केप लगाए, तो टोटल मिलाकर ई वेक्टर लिखें तो टोटल टो वेक्टर को 0 बना दें। तो पी क्रॉस ही निकाला और पी क्रॉस ही निकाल करके टोटल टोक को 0 कर दिया। तो यहां से अपने पास 0 के बराबर किया तो पी वाई अपॉन पी एक्स किसके बराबर आ गया, √3 के। अब टेन थीटा बराबर पी वाई बाई पी एक्स, तो टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये है 22 और 23 में क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है एबीसी, और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पोटेंशियल बी वाले शेल का बताना है अपने को। तो अपन क्या है कि है कंडक्टिंग पर नॉन कंडक्टिंग की तरह से लिखते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है, हमें नहीं पता लगाना पड़ता कि इनर सरफेस पे कितना, आउटर पे कितना, या इनर पे कितना, आउटर पे कितना, टोटल से काम चल जाता है। तो मान लो पहले वाले पर Q1 है, कहाँ का निकाल रहे हैं अपन आंसर पोटेंशियल का, यहाँ इस वाली पोजीशन का। तो इस वाले स्फीयर के लिए पी पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो KQ1 बाई बी, और इसका तो सरफेस का लिखना है तो KQ2 बाई बी, और इसके लिए कहाँ है वो अंदर, और अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। तो सरफेस पर यानी कितना, बाय सी। तो वैल्यू डाल दो, Q1 की जगह क्या लिख दोगे, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो Q1 की जगह क्या लिख देंगे, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, और Q2 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू बी स्क्वायर, और Q3 की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू सी स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू डाल लें इसमें।
नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट। अपने कोर्स में सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट, वैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट वगैरह में भी चक्कर काट रहे होते हैं सैटेलाइट, पर अपना कोर्स है इन सर्कुलर ऑर्बिट ओनली। तो जिसे अर्थ के चारों तरफ काटते हुए सैटेलाइट की, चक्कर काटते हुए सैटेलाइट की बात करें अपन, सैटेलाइट वैसे दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल तो जैसे अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर काट ही रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने अपनी सुविधा के लिए भेजे हैं, अलग अलग जानकारी, मौसम की जानकारी के लिए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी चैनल वगैरह, इन सब के लिए जो सैटेलाइट हमने भेजे हैं उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कहेंगे। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में अपने कोर्स में डिफाइंड है इन सर्कुलर ऑर्बिट ओनली, यानी केवल उन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। तो जैसे अर्थ के चारों तरफ एक स्मॉल एम मास चक्कर काट रहा है आर रेडियस में वी वेलोसिटी से, और ये इसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट है। तो इसको सर्कल में चक्कर काटने के लिए एक रिक्वायरमेंट है। किसी भी चीज को अगर सर्कल में चक्कर काटना हो तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एम वी स्क्वायर बाय आर की। अब वो एम वी स्क्वायर बाय आर की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा उस पर? तो यहाँ वो अर्थ के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। तो जैसे इस स्मॉल एम मास पर अर्थ के कारण जो फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, वो कितना लग रहा होगा? जी मास ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल एम, मास ऑफ सैटेलाइट दैट इज स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम से एम कैंसिल हो गया और एक आर से आर कैंसिल हो गया। तो यहां से वेलोसिटी जो आ गई वो कितनी आ गई? रूट जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ये वेलोसिटी की वैल्यू आई। इस आंसर की क्या विशेषता बता सकते हो आप? ये जो वेलोसिटी आई है, एक तो आंसर याद रखना है आपको। आंसर क्या है? v इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। ये स्मॉल आर क्या है? अर्थ के सेंटर से या जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है उसके सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये है स्मॉल आर। कैपिटल एम किसका मास है? कैपिटल एम उसका मास है जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है। जैसे अभी यहां बात हो रही है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट और अर्थ की। तो यहां पर ये जो मास है वो अर्थ का है जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है। जैसे अगर अपन सन और अर्थ की बात करेंगे और इस दौरान सर्कुलर ऑर्बिट मानते हुए बात करेंगे, वैसे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है पर मान लो सर्कुलर ऑर्बिट मानते हुए बात करें, तो फिर ये जो मास आ रहा होगा वो किसका मास आ रहा होगा? उस वक्त ये मास जो है वो सन का आ रहा होगा, क्योंकि अर्थ चारों तरफ उसके चक्कर काट रही है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी आई। वेलोसिटी का आंसर रूट जी एम बाई आर उस मास से इंडिपेंडेंट है जो चक्कर काट रहा है। यानी अभी जैसे सैटेलाइट चक्कर काट रहा है तो इस वेलोसिटी की विशेषता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। देखें आप, स्मॉल एम नहीं आया है इसमें। और इसके बाद इसके टाइम पीरियड की बात करें अगर अपन, सैटेलाइट जो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो वो है 2 पाई आर बाई वी। तो 2 पाई आर बाई वी में वी की वैल्यू डाल दें तो ये हो गया कितना? 2 पाई आर बाई वी में डाल सकते हैं अपन रूट जी एम बाय स्मॉल आर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो गई? ये ऊपर चला गया तो 2 पाई आर की पावर 3/2 और अपॉन रूट जी कैपिटल एम। अब इसमें टी स्क्वायर निकालें जैसे अपन, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर जी कैपिटल एम और इंटू आर क्यूब। ये टी स्क्वायर की वैल्यू आई। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है ये वाली, इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो दो बातें ध्यान रखनी है। वेलोसिटी की वैल्यू, सैटेलाइट के लिए वेलोसिटी की वैल्यू आई है रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर, और जो टाइम पीरियड आया है उसका वैल्यू याद रखना है, वो आया है टी स्क्वायर। याद रख लेते हैं सीधा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल एम। मास किसका आया है? जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है ना। ध्यान दें, जो चक्कर काट रहा है उसका मास नहीं आया है, वो पहले ही कट गया था इसलिए नहीं आया है। जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है उसका मास आया है। तो ये ध्यान रखना है। टाइम पीरियड का भी आंसर क्या याद रखोगे? टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी कैपिटल एम और इंटू आर क्यूब, है ना। ये आंसर याद रखना। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये लाइन किस तरह से काम आ जाती है? जैसे दो अलग अलग रेडियस में सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं, तो जैसे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर पूछ लिया कभी आपसे, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। इस तरह से टाइम पीरियड का रेशियो आप बता सकते हो। और इसके अलावा जो है ये सैटेलाइट जब यहां पहुंचा तो जब ये चक्कर काट रहा है तो बताओ इसको यहां चक्कर काटने के लिए
फ्यूल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, नहीं है। हाँ, उसको चक्कर काटने के लिए जो रिक्वायरमेंट है mv²/r की, वो तो gm1m2/r² से पूरा हो गया। इसका मतलब हमें सिर्फ सैटेलाइट को यहाँ तक पहुँचा देना है। एक बार सैटेलाइट यहाँ पहुँच गया, उसके बाद हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सैटेलाइट को वहाँ तक पहुँचाने के लिए रॉकेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये अर्थ है ऐसे, और यहाँ पर अपन ने ये इस तरह का रॉकेट सिस्टम ऐसे, और इसमें यहाँ तो सैटेलाइट डाल दिया और ये फ्यूल के पार्ट्स, और इस तरह से रॉकेट जो है उसमें इस तरह से नोजल बने हुए हैं। अब अपन ने जैसे अर्थ से यहाँ से इसको ऐसे शुरू किया, अब इस वाले ऑर्बिट में चक्कर कटाना है अपने को, उसको यहाँ वाले ऑर्बिट में चक्कर कटाना है सैटेलाइट को। तो फिर क्या होगा, पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर हमने नोजल इधर का शुरू कर दिया जैसे, तो ये नोजल इधर का शुरू किया, वो क्या करेगा, इसको इधर राउंड कटाना शुरू कर देगा, तो ये इधर घूमना शुरू कर देगा, तो सैटेलाइट इस तरह से घूमना शुरू कर देगा, इस तरह से। अभी सैटेलाइट इस तरह से घूमना शुरू कर देगा, तो घुमाते घुमाते जब अपन जिस रेडियस में इसको घुमाना चाहते हैं, देखो ये जो वेलोसिटी का आंसर आया है √gm/r का आंसर, इस आंसर की विशेषता ये है कि दिए हुए स्मॉल r के लिए v एक सिंगल वैल्यू है, माना एक दिए हुए r के लिए v उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटना है तो केवल एक ही वेलोसिटी आएगी, एक फिक्स वेलोसिटी। जैसे मान लो ये आ गई कुछ 1000 यूनिट आ गई ये वैल्यू, अब 1000 यूनिट आ गई, तो अगर आपको इस r रेडियस में चक्कर कटाना है, तो जब ये सैटेलाइट घूमता हुआ यहाँ पहुंचे, तो इस r रेडियस में जब यहाँ पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी सारी की सारी टेंजेंशियल हो, और ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू √gm/r के बराबर हो। तो एक बार ये सैटेलाइट यहाँ पहुंच गया, तो अब ये इस ऑर्बिट में इसे चक्कर काटता रहेगा। तो हमारा फ्यूल कितना खर्च हुआ, हमारा फ्यूल वहां तक पहुंचाने के लिए खर्च हुआ। एक बार हमने सैटेलाइट को वहां तक पहुंचा दिया, उसके बाद अब वो वाली से हमेशा चक्कर काटता रहे, हमेशा हमको सिग्नल भेजता रहे, तो उसके बाद हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्पेस में हम क्या है, कचरा नहीं छोड़ सकते। ऐसे सैटेलाइट हमने भेज दिया, तो स्पेस में क्या है, इस सैटेलाइट का यूज कब तक करेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल, कैमरे वगैरह जो इसमें लगे हुए हैं उसकी कुछ लाइफ टाइम होगी। तो इसका मतलब ये है कि 15-20 साल बाद वो जब सैटेलाइट काम का नहीं है, तो हाँ, चक्कर काटने में हमारी एनर्जी तो खर्च नहीं हो रही सैटेलाइट के लिए, लेकिन वो जब चक्कर काट रहा है और हमें कोई सिग्नल नहीं भेज रहा है, तो हमारे कुछ काम का नहीं है। फिर अगली बार जब हम कोई नया सैटेलाइट भेजेंगे, तो वो जब किसी नए ऑर्बिट में चक्कर काटने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में कहीं किसी सैटेलाइट से ना टकराए, तो हमारे लिए वो अंतरिक्ष में कचरे जैसा है। अंतरिक्ष में कचरे जैसा है, तो फिर हम क्या करें, हम क्या है, उसका सारा फ्यूल नहीं खत्म हो, ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि फ्यूल का कुछ पार्ट तो इसको उस रेडियस के में चक्कर कटाने में चला जाए, और फिर उसके बाद जो कुछ फ्यूल बचा हुआ है, कुछ समय बाद जब जैसे 15 साल 20 साल उसको हो गए और अब हमारे काम का नहीं है, तो उसको वापस से अर्थ पर गिरा देते हैं, कंट्रोल फॉर्म में अर्थ में समुद्र वगैरह में सैटेलाइट को गिरा देते हैं। कभी कभी सैटेलाइट अनकंट्रोल भी हो जाते हैं, तो अपनी मर्जी से कहीं गिर भी सकते हैं। तो अभी रिसेंटली यूएसए का खुद का जो है सैटेलाइट अनकंट्रोल हो गया था, और एक ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट भी अनकंट्रोल हो गया था। तो फिर वो क्या है, अर्थ में एंटर करते हैं और उसके बाद समुद्र में गिरने के पहले किसी जगह गिर जाए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी अधिकतर बार तो क्या होता है कि सैटेलाइट जो है कंट्रोल फॉर्म में अर्थ में समुद्र में गिरा रहे होते हैं। समुद्र में इंसान तो रहते नहीं हैं, जानवर वगैरह थोड़े बहुत रहते हैं, तो उनकी चिंता नहीं है हमको इतनी। तो सैटेलाइट जो हमने एक बार भेज दिया, उसके बाद उसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, एक बार हमने सैटेलाइट को भेज दिया तो उसके बाद वो हमें परमानेंट सिग्नल देता रहेगा। एक आखिरी बात और इसमें कि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ सैटेलाइट में बैठा है और उसने कोई गिलास या कोई भी चीज बाहर छोड़ दी यहाँ पे। अब यहाँ छोड़ दी तो क्या होगा, जैसे उसने रिलीज करी उसको, जैसे मैं सैटेलाइट में बैठा हूँ और ऐसे चक्कर काट रहा हूँ, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट उस सैटेलाइट से बाहर छोड़ दिया। तो बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट सैटेलाइट से बाहर छोड़ दिया अपन ने, अब वो किधर की तरफ गिरेगा, इधर अर्थ की तरफ गिरेगा या दूर की तरफ जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन 1 में, जैसे ये सैटेलाइट जब यहाँ था ना, यहाँ रहा होगा जैसे, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो वो किधर की तरफ जाएगा, 1 वाले डायरेक्शन में या 2 वाले डायरेक्शन में। तो दोनों में ही नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यानी इसी के साथ साथ वो भी चक्कर काटता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा उसके मास से तो इंडिपेंडेंट थी वेलोसिटी, और उसके मास से इंडिपेंडेंट थी वाली वेलोसिटी। इस कारण से क्या है कि वो भी अब इसके साथ साथ चक्कर काटता रहेगा। यानी ये पेन हमने छोड़ा अगर वहां पे सैटेलाइट से, तो ये भी एक सैटेलाइट बन जाएगा, बस हमें सिग्नल नहीं दे रहा होगा, है ना। तो वो भी साथ साथ यहाँ पर अब ऐसे चक्कर काटने लग जाएगा। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, वेलोसिटी √gm/r, t² बराबर 4π² gm/r³। जो चक्कर काट रहा है उसका मास नहीं आया है। नेक्स्ट टर्म इज
मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है और वहाँ उसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सैटेलाइट में भी अपन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यानी मैकेनिकल एनर्जी की बात करें। तो अर्थ के लिए भी अपन ने जो फॉर्मूला देखा, अर्थ के चारों तरफ मास m जब चक्कर काट रहा था तो वेलोसिटी का आंसर √gm/r और टी स्क्वायर का आंसर 4π² g कैपिटल M r³ आया, जो इंडिपेंडेंट ऑफ था स्मॉल m के। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे अपन? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू हाफ mv²। अब mv² जो है वो यहां से मिल जाएगा, ये अपन ने r काटा था यहां से, तो mv² की वैल्यू किसके बराबर मिली? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो यहां लिख दें हाफ और mv² की जगह डाल दिया यहां से mv² की वैल्यू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो यहां से जो वैल्यू बन गई अपने पास, ये हो गया g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। अब ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें अगर अपन, तो पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, तो u बराबर, जैसे q इंटू वी लिखते थे, एक की बाकी के कारण लिखना होता, तो ऐसे ही सैटेलाइट की लिखनी है, तो सैटेलाइट का मास और वहां पोटेंशियल अर्थ के कारण, तो कितना हो गया m इंटू माइनस जी कैपिटल M बाय r। तो ये हो गया माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है इसकी और ये दोनों एक जैसी दिख रही है, बस दुगने का फर्क दिख रहा है। तो मान लो मैं जैसे काइनेटिक एनर्जी को c मान लेता हूं, मैंने मान लिया, माना सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी जो भी लिखा है यहां पर, दैट इज जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, इसका नाम c है। तो फिर ये वाली जो वैल्यू बनी जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, इसकी वैल्यू क्या बन गई? -2c। और फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखना चाहें अगर अपन, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हो गया? ये हो गया c और -2c, यानी कितना हो गया? -c। और -c का मतलब कितना हो गया? माइनस ऑफ c, यानी माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। तो ये अपने पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई, सैटेलाइट जो चारों तरफ इसके चक्कर काट रहा है उसके लिए। अब मान लो इसमें हमसे पूछा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इस सैटेलाइट को कितना एक्स्ट्रा एनर्जी दें ताकि ये एस्केप कर जाए, है ना? एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द सैटेलाइट। सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए हम कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा दें, है ना? एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कितना दें? एक्स्ट्रा मतलब कुछ तो पहले से ही उसके पास। तो जब अपने एस्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला देखा था ना, उसमें अपने क्या देखा था कि जब भी एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन जब लगा रहे होते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में k फाइनल प्लस u फाइनल की वैल्यू 0 लिख रहे होते हैं, माना राइट हैंड साइड 0 आती है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी कितना बनाना हो रहा होता है? 0। तो यहां अभी लेफ्ट हैंड साइड यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखें, जैसे के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, के ई इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये लिखें। और राइट हैंड साइड में कितना बनना था है? के फाइनल और यू फाइनल एट इनफाइनेट, इन्फिनिटी पे के फाइनल और यू फाइनल की जो वैल्यू है वो कितनी? 0। तो इसको भी हमें 0 लाना है। अब इसको भी हमें 0 लाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी निकाली हुई है अपन ने? पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी निकाली हुई है वो है -2c। और काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली हुई है अपन ने? काइनेटिक एनर्जी है c। लेकिन राइट हैंड साइड पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी? ये एक्स्ट्रा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं अपन। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनेट 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनेट 0। अब एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी दें अपन इसको ताकि एस्केप कर जाए? तो अपने को इसको टोटल कितना बनाना है? 0। तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी जो हमें देनी चाहिए, बताओ वो कितनी लिखूं यहां पर ताकि इन सबका मिलाकर समेशन जो है वो 0 हो जाए? तो जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो कितनी लिखूं यहां पर? c। तो अगर हमें यहां c काइनेटिक एनर्जी इसको और दे दे सैटेलाइट को, तो जो है ये एस्केप कर जाएगा। तो c तो ऑलरेडी उसके पास थी, और c और दे दें तो टोटल मिलाकर 2c हो जाएगी। हम किसी को पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे सकते, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कारण होती है, तो हम किसी को वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देने की इसलिए बात कर रहे हैं। तो पहले से काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसके पास? c, और अब हमने उसे कितना कर दिया? 2c। तो कितना परसेंट चेंज काइनेटिक एनर्जी का करा वो देखें। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितना दें अपन ताकि सैटेलाइट एस्केप कर जाए, इनफाइनाइट पर चल जाए? तो ऑलरेडी उसके पास काइनेटिक एनर्जी c तो है ही,
ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी सी है, तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी वो कितनी दी, सी। तो सी के टर्म में ही बोल सकते हैं कि एडिशनल काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए जो हमने दी है, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, सी। परसेंटेज में पूछे कि परसेंटेज में एक्स्ट्रा कितनी काइनेटिक एनर्जी दी, परसेंटेज एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को अपन ऐसे लिख दें, के इनिशियल और के फाइनल यानी डेल्टा के ई अपॉन के इनिशियल, और परसेंटेज में लिखना चाहें तो इंटू 100। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी दी अपन ने एक्स्ट्रा उसको, सी। और ऑलरेडी कितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, सी इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज जो है वो कितने का आ गया, 100% का, क्योंकि हमने जो उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी ना, वो कहां से क्या कर दी, सी से 2c। तो परसेंटेज चेंज कितने का आया, एक्स्ट्रा चेंज कितने का आया, सी का। काइनेटिक एनर्जी सी से, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमने करी है सी से 2c, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज जो आया वो आ गया कितने का, 100% का। अब इसी में मान लो ये भी जानना चाहते हैं अपन कि एडिशनल वेलोसिटी कितनी दें सैटेलाइट को। तो एडिशनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे पहले उसकी वेलोसिटी थी हाफ एम वी स्क्वायर, और बाद में उसकी वेलोसिटी है हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर के वक्त की काइनेटिक एनर्जी कितनी, सी, और हाफ एम वी वन स्क्वायर के वक्त की काइनेटिक एनर्जी कितनी, 2c। तो इसी v के टर्म्स में, इसी v के टर्म्स में इस v1 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं बताओ, इसी v के टर्म्स में इस v1 को लिखना चाहें तो हम इसे √2v लिख सकते हैं। क्यों, देखो यहां v की जगह जैसे √2v डालोगे यहां पे, तो 2v का स्क्वायर तो 2 एक्स्ट्रा आएगा, और √2 एक्स्ट्रा आएगा तो 2c हो गया। तो नेक्स्ट सवाल ये था कि एडिशनल वेलोसिटी कितनी दें सैटेलाइट को ताकि वह एस्केप कर जाए। तो एडिशनल वेलोसिटी क्या करी अपन ने, एडिशनल वेलोसिटी पहले v थी इनिशियल, v इनिशियल जो थी वो कितनी थी, v, और v फाइनल हमने कितनी कर दी उसकी, फाइनल वेलोसिटी कर दी अपन ने √2v। ये कैसे पता लगा अपने को √2v का, काइनेटिक एनर्जी को हमें c से 2c करना था, तो हाफ एम वी स्क्वायर में यहां हाफ एम इंटू √2v का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब 2v स्क्वायर का 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी को अपन ने √2 टाइम्स कर दिया। तो वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स कर दी। तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना आया वेलोसिटी में, ये पता लगाओ, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज निकाले तो देखो कितने से कितना किया अपन ने वेलोसिटी को किया है v से √2v। तो वेलोसिटी को v से √2v किया अपन ने अगर, तो परसेंटेज चेंज निकालना चाहे जैसे अपन, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, v से √2v किया, तो परसेंटेज चेंज जो हुआ अपने पास वो हो गया कितना, हो गया √2v माइनस v अपॉन v और इंटू 100। तो यहां से कितना आ गया, √2 माइनस 1 यानी 1.414 माइनस 1 यानी 0.414 इंटू 100 यानी 41.4%। तो ये जो है इतना चेंज आ गया इसमें एक्स्ट्रा ना। तो दो बातें कुल मिलाकर के, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए फिर से एक बार हल्का साइड दे देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी को अपन ने इनिशियल से फाइनल जो किया है वो c से √2c कर दिया, और वेलोसिटी जो की है अपन ने वो कहां से कहां की है, वेलोसिटी इनिशियल से वेलोसिटी फाइनल वो हमने कर दी है v से √2v। और परसेंटेज चेंज की बात करें तो इस वाले केस में परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 100%, और परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, चेंज इन वेलोसिटी तो कितना आ गया 41.4% है ना। तो ये दो आंसर याद रखें, ये बड़ा पॉपुलर सवाल है वेलोसिटी वाला कि एक सैटेलाइट पहले से ही चक्कर काट रहा था किसी वेलोसिटी v से, अब उसे अगर हमें एस्केप कराना है तो उसकी वेलोसिटी को हमें कितना कर देना पड़ेगा, तो कितना कर देना पड़ेगा √2v। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सैटेलाइट वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट के सवाल काफी पूछे जाते रहते हैं, तो उसमें इन फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, और स्पेशली दो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का और वेलोसिटी का। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं एस्केप स्पीड। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी हो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम इधर भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, वैसे ही एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड का मतलब किसी पार्टिकल को कम से कम मिनिमम स्पीड कितनी दें ताकि वो जहां से भेजा है उस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर लौट करके वापिस ना आए, चला जाए। तो एस्केप स्पीड का मतलब मिनिमम स्पीड गिवन टू द पार्टिकल सो दैट इट डज नॉट रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट, जहां से भेजा है वहां पर लौट करके वापस ना आए। तो सवाल के थ्रू देखते हैं, जैसे
फाइंड एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से किसी पार्टिकल को भेजना है, जैसे इस पेन को भेजना है तो देखो फेंका, ये वापस आ गया, वापस आ गया, तो इसको कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये लोड करके वापस अर्थ की सरफेस पर ना आए। ये सब जवाब देने के दौरान हम ये मान करके चलते हैं कि सिर्फ अर्थ ही प्रेजेंट है, बाहर एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, आगे भी जाकर और कोई प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अर्थ और ये मास जिसको हम एस्केप कराना चाहते हैं वो दो ही प्रेजेंट है केवल। तो उसके इसमें हमें कितनी इसको मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी। अच्छा, आप ध्यान दे सकते हैं कि एस्केप स्पीड में मिनिमम शब्द का यूज किया, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में यूज करते हैं कि कम से कम कितनी दें, क्योंकि उससे ज्यादा देंगे तब भी वो उसके आगे तो चला ही जाएगा। जैसे इस पेन को यहां से कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये इस वाली सरफेस को पार कर जाए, तो इतनी वेलोसिटी दें ताकि कम से कम यहां पहुंच जाए, इससे ज्यादा देंगे तब तो इसके आगे चला ही जाएगा। मिनिमम का मतलब जस्ट इसको पार कर जाए, तो ऐसे ही जस्ट वहां चला जाए जहां से वापिस लोड करके ना आ सके। तो निकालें, कैसे निकालें? क्या एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं, जी की वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस कारण से हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं आंसर। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अच्छा, भेजे कहां पर? फाइनल मतलब कहां भेज दें? इतना दूर ताकि लोड करके ना आए, तो जितना भी दूर भेजो अर्थ का, जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा लोड करके वापस आएगा, तो इसलिए बहुत दूर यानी कैलकुलेशन के लिए हम उसे इनफाइनाइट पर भेज दें। अच्छा, अब मिनिमम का क्या यूज करें? मिनिमम का पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन के कारण होती है। जैसे मैं कहूं कि अर्थ की सरफेस पर यहां मास है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये बताने के दौरान क्या आपको काइनेटिक एनर्जी जानने की जरूरत है? नहीं, वो तो टोटल एनर्जी के लिए जानने की जरूरत है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होती है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के कारण होती है। तो अर्थ की सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट है तो यू इनिशियल तो इसका तय है m इंटू माइनस जी एम बाय आर। अब आप काइनेटिक एनर्जी को कम ज्यादा कर सकते हो, यानी इसको बदल सकते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो अर्थ की सरफेस पर यही रहने वाली है। और जब बहुत दूर चला जाएगा तो इसका वहां पर इफेक्ट जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट की बात करें तो ये जीरो हो गई। तो ये दो चीजें तो जो लिखनी है वो ही आने वाली है। अब हमें अगर हम इसको मिनिमम करते हैं तो फिर हम इसको मिनिमम कर रहे होंगे, यानी हम यहां इतनी काइनेटिक एनर्जी दें ताकि जस्ट इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, और इनफाइनाइट पे पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो। तो ये मिनिमम होने का मतलब जस्ट इनफाइनाइट पहुंचे, यानी यहां से कितनी वेलोसिटी दे ताकि इसको पार कर जाए? तो इतनी वेलोसिटी दे कि यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी हमने जीरो कर दी, तो उसके लिए हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दें? तो ये हो गया हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड जीरो हो गई। तो जब भी किसी चीज को आपको एस्केप कराना हो तो एस्केप कराने का मतलब इनफाइनाइट पे भेजना, इनफाइनाइट पे भेजने का मतलब राइट हैंड साइड जीरो करना। अब राइट हैंड साइड जीरो करना है तो जीरो बराबर तो जीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी जीरो करना रहेगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आप प्लस में दे दो, तो दोनों का मिलाकर टोटल समेशन जो है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दो, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी बराबर कितना आ गया? वी बराबर आ गया रूट 2gm बाई आर। वी बराबर आ गया रूट 2gm बाई आर। यह है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, है ना। इधर आया स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, 2 इधर की तरफ आ गया, तो रूट 2gm बाई आर। और इसी को कैसे लिख सकते हैं आप? आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो बन गया आर स्क्वायर, और यहां आया आर, तो बन गया कितना? रूट 2g8 सरफेस इंटू आर। ये वैल्यू बन गई। अच्छा, g8 सरफेस हम जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं, तो यहां ये वैल्यू आप लिख दोगे अगर ये दोनों, तो इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाती है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर हम किसी चीज को अर्थ की सरफेस से एस्केप कराना चाहते हैं तो उसको हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी देनी रहेगी। जैसे 10 मीटर पर सेकंड दोगे तो थोड़ा ऊपर जाकर के वापस आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड दोगे तो और दूर जाकर के वापस आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड दोगे तो और दूर जाकर के आ जाएगा। तो कितना वेलोसिटी दें ताकि आए नहीं वापिस? तो यानी बहुत दूर, यानी इनफाइनाइट पर चला जाए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो हमने आंसर निकाला है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये मान करके निकाला कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी और प्लैनेट का अट्रैक्शन वगैरह नहीं है। लेकिन डेली लाइफ में, रियल लाइफ में तो एटमॉस्फेयर भी है, बाकी और प्लैनेट के अट्रैक्शन भी हैं, तो वो सब शामिल करते हुए हमें कैलकुलेशन करनी रह रही होती है। ये तो हमने सिर्फ ये मानते हुए कैलकुलेट किया है कि एटमॉस्फेयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या रॉकेट को इनिशियल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देते होंगे?
रॉकेट को जो हम भेजते हैं स्पेस में, तो क्या हम उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी देते होंगे? नहीं, ये उसके लिए नहीं है। ये तो उस ऑब्जेक्ट के लिए है जिसमें कोई मशीन नहीं लगी हो। जैसे इस पेन को भेजना है तो इसमें कोई मशीन नहीं लगी है, तो इसको वेलोसिटी देंगे तो इस पर एकमात्र फोर्स mg लग रहा है, तो लोड करके वापस आ जाएगा। तो किसी चीज को फेंक रहे हैं अपन जिसमें मशीन नहीं लगी, उसके लिए है। रॉकेट में तो मशीन लगी है, तो उसमें तो क्या है, रॉकेट वाले केस में तो क्या है कि आप उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स अगर mg से बड़ा है, रॉकेट वाले केस में जो फोर्स है वो अगर mg से बड़ा है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 दोगे तब भी चला जाएगा वो। तो वहां 11.2 की जरूरत नहीं है, वहां तो 0 इनिशियल वेलोसिटी होती है, रेस से चलना शुरू होता है वो तो, क्योंकि हम उस पर थ्रस्ट फोर्स लगा रहे हैं, फ्यूल जो बर्न हो रहा है वाला फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए वो तो 0 इनिशियल वेलोसिटी से चला जाएगा। ये तो आपको अगर किसी को उठा के फेंकना है, स्पेस में भेजना है, वापस लौट के नहीं आए, तो उसके लिए है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। रॉकेट के लिए तो 0 इनिशियल वेलोसिटी से भी काम चल जाता है। आंसर याद रखेंगे अपन, जब किसी प्लैनेट के लिए भी पूछेंगे ना, तो हम सीधा √2gm/r का यूज कर लेंगे। बस वहां मास को अपन जो है, जो भी उस प्लैनेट का मास होगा वो यूज कर लेंगे, और रेडियस को भी जो है उस प्लैनेट की जो भी रेडियस होगी वो यूज कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन हमको डेंसिटी के टर्म में भी पूछा जाता है, तो डेंसिटी के टर्म में पूछे अगर अपन से, तो फिर क्या करेंगे अपन, जैसे ये √2gm/r आंसर निकाला ना अपन ने, तो इसको अपन डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करें, तो एस्केप स्पीड जो आई अर्थ की सरफेस से वो आई √2gm/r, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2g, और m को लिख सकते हैं ρ×4/3πr³, अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर मानते हुए अपॉन r। तो यहां से अब ये r के टर्म्स में और रो के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, तो कभी एस्केप स्पीड को रो के टर्म्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज ये याद रखेंगे अपन √2gm/r। तो एस्केप स्पीड निकालें, एग्जाम्पल अर्थ के सेंटर से निकालें सबसे पहले। तो ये अर्थ है और इसमें हमने केविटी कर दी जैसे, और यहां से हम एस्केप करना जा रहे हैं अर्थ के सेंटर से, तो उसके लिए हमें इसे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, k8c u8c k8 इनफाइनाइट u8 इनफाइनाइट। तो काइनेटिक एनर्जी 8c वो कितना बनेगा, हाफ m इंटू vc²। पोटेंशियल एनर्जी m इंटू -3/2 gm/r। V8 सेंटर है ना, -3/2 gm/r। राइट हैंड साइड तो पता है इसे कितनी, 0 + 0 यानी 0। तो यहां से vc की वैल्यू पता लग गई अपने को, अर्थ के सेंटर से एस्केप स्पीड। उसके बाद हमें पता लगाना है फ्रॉम डेप्थ d = r/3, यानी यहां से r/3 नीचे। अब देखो डेप्थ r/3 है, लेकिन हमें तो अर्थ के सेंटर से फॉर्मूला पता है, तो अर्थ के सेंटर से फॉर्मूला पता है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये बनेगी 2r/3। तो सेकंड वाले केस के लिए आंसर निकालना चाहें तो फिर से वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k इनफाइनाइट प्लस u इनफाइनाइट। तो k इनिशियल कितना हो गया, हाफ m इंटू वेलोसिटी, जो वेलोसिटी देंगे यहां से, मान लो उसको v1 नाम दे देता हूं, और पोटेंशियल एनर्जी m इंटू, और क्या होता है बताओ, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है -gm/2r³ 3r² -r², तो -gm/2r³ और 3r² स्मॉल r²। स्मॉल r का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r का मतलब डेप्थ है dr/3, तो डिस्टेंस तो सेंटर से लेंगे ना, तो कितना बनेगा यहां पर ध्यान दे, 2r/3 का स्क्वायर है ना, 2r/3 का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0 + 0, तो इससे हमें v1 की वैल्यू पता लग जाएगी। उसके अलावा कहां से पता लगाना है, हाइट h = r, ये h = r वाली पोजीशन से। तो फिर से वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं इसके लिए, तो क्या k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। तो क्या हो गया, हाफ m इंटू v², v2 नाम देता हूं इसको, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, m इंटू, और इधर से r है ना, इधर से r, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2r, तो -G∠m/2r, और फाइनल यानी इनफाइनाइट भेज रहे हैं, तो इनफाइनाइट वाली 0 0। तो इस तरह से v2 की वैल्यू पता लग जाएगी। तो एस्केप स्पीड जब भी पता लगानी, तो राइट हैंड साइड होता है 0, और लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² आएगी। तो बस आपको u की वैल्यू लिखनी रहेगी, m इंटू v, और v लिखने के लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है आपको। तो एस्केप स्पीड एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल देंगे, और v का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दो मास m1 m2 है, फिक्स है, और ये एक स्मॉल पॉइंट मास है, और इसको हमने वेलोसिटी ve दी अगर, तो कितनी वेलोसिटी दें इसको ताकि ये लोड करके ना आए, यानी एस्केप वेलोसिटी हमको पता लगानी है। तो वही तरीका, एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, तीनों पॉइंट मास है,
तीनों ही पॉइंट मास है ना, और ये सेपरेशन है कुछ ए और ये भी है ए। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, के इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, इसको एस्केप करा रहे हैं, बाकी दोनों तो फिक्स है अपनी पोजीशन पर, और एम इंटू और क्या है यू इनिशियल माइनस जी एम वन बाई ए और माइनस जी एम टू बाई ए। ग्रेविटेशन में ध्यान रखना है आपको, पोटेंशियल के जो भी फॉर्मूले हैं उसमें माइनस तो लगाना ही है ना, माइनस या तो आप लगाओगे या एग्जामिनर लगाएगा, दोनों में से किसी एक को तो लगाना ही पड़ेगा। और इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो, तो इससे अपने को एस्केप वेलोसिटी पता लग जाएगी।